बहुत बड़ी बड़ी खबरें हैं जी। आज मशरक़ वस्ती में बड़ी तब्दीली मुतवक्की है। शाह सलमान ने डोनाल्ड ट्रंप को फ़ोन कर दिया, तैयब एर्दोगान ने यूनान को धमकी दे दी है और ईरान की तरह तुर्की पर भी अब पाबंदी की तलवार लटकने लगी। एक तरफ तो अमरीका अरब ममालिक पर इसराइल के साथ पुरअमन मुआहदे और ताल्लुकात बेहतर बनाने के लिए दबाव डाल रहा है, दूसरी तरफ तुर्की दौरे जदीद में सल्तनत उस्मानिया के ख्वाब देख रहा है। पहले हम ग्रेटर इसराइल के नक्शों के बारे में सुनते थे, अब ग्रेटर टर्की के नक्शे भी सामने आ चुके हैं। लेकिन अरब वर्ल्ड या फिर मुस्लिम वर्ल्ड की क़यादत करेगा कौन? इस हवाले से तमाम बड़ी ताकतें जोर लगाती नजर आ रही हैं। और अगर मशरक़ वस्ती की सियासत पर नज़र दौड़ाएं तो कतर तुर्की के साथ खड़ा है, जबकि दूसरी तरफ सऊदी अरब की क़यादत में अरब ममालिक इकट्ठे नजर आते हैं। लेकिन अरब इमारात के इसराइल के साथ अमन मुआहदे के बाद अब सूरत हाल बदलती दिखाई देती है। वो अरब वर्ल्ड जो कभी सख्त समझी जाती थी अब मुआहदे और समझौतों की तरफ आ रही है। सऊदी अरेबिया मुल्क के अंदर अपनी पॉलिसीज़ नरम कर रहा है, यूएई और इसराइल जैसे मुल्क के साथ अमन के मुआहदे कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ सेकुलर समझे जाने वाले टर्की सल्तनत उस्मानिया फिर से कायम करने का ख्वाब देख रहा है और तैयब एर्दोगान ऐसे कदम उठा रहा है जिस पर यूरोप और अरब वर्ल्ड टर्की की इन एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज़ पर तनकीद करते नजर आते हैं। यूनान और तुर्की का तनाज़ा क्या रंग लाएगा इस पर तो आगे चल के बात करूँगा, लेकिन मशरक़ वस्ती में ये लगता है कि हालात बदल रहे हैं और सऊदी अरेबिया और इसराइल अब खुलकर करीब आने वाले हैं। इस हवाले से न सिर्फ राय आमा हमवार की जा रही है बल्कि सफारती सतह पर भी लचक दिखाई जा रही है और मुमकिन है कि फ़लस्तीन के हवाले से डोनाल्ड ट्रंप की सदारती इंतखाबात से पहले को बड़ी खबर सामने आ जाए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन जीतना चाहता है और कुछ भी बड़ा करने को तैयार है। और डोनाल्ड ट्रंप अगरचे वो यूएई और इसराइल की डील से खुश दिखाई देता है, लेकिन इससे बहुत कुछ ज़्यादा चाहिए। और फिर डू मोर अमेरिका का हमेशा से ही हर एक से मुतालबा रहा है। गुज़श्ता रोज़ तो आपको मैंने बताया था ना कि कैसे सऊदी इमाम ने यहूदियों के साथ बेहतर ताल्लुकात पर बात की थी, जिसे इसराइल के अखबारात ने 6 सुर्खियों में छापा था। और अब जो डेवलपमेंट हुई है वो ये कि सऊदी अरब के फरमारवा शाह सलमान ने डोनाल्ड ट्रंप को खुद फ़ोन करके फ़लस्तीन के मसले के मुनसिफाना और मुस्तकिल हल की ख्वाहिश जाहिर की है, यानी बर्फ़ पिघल रही है। शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ ने डोनाल्ड ट्रंप को बताया कि वो अमन की हिमायत के लिए अमरीकी कोशिशों को सराहते और सऊदी अरब 2002 में मुमलिकत की तरफ से तजवीज़ करदा अरब अमन इक़दाम की बुनियाद पर फ़लस्तीन के मसले का एक मुनसिफाना और मुस्तकिल हल देखना चाहते हैं। और इस तजवीज़ के तहत अरब ममालिक ने फ़लस्तीनियों से रियासती मुआहदे के 1967 के मशरक़ वस्ती की जंग में ज़ेर कब्ज़े से इलाका जो था वो इसराइल के मुकम्मल इनखला की बुनियाद पर ताल्लुकात बहाल करना और यूएई के साथ होने वाले मुआहदे के तहत इसराइल मकबूजा मग़रबी किनारे में फ़लस्तीनियों पर खुद मुख्तारी के नफाज के मनसूबे में अमल दरामद करने से रोक किया। अब आपको याद होगा कि वाइट हाउस के मुशीर और डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर ने उम्मीद जाहिर की थी कि एक और अरब मुल्क आइंदा चंद महीनों के अंदर इसराइल के साथ ताल्लुकात बहाल करेगा और ये भी कहा था कि ये सऊदी अरेबिया के मफाद में होगा। और सऊदी अरब जो है वो इसराइल को इजाज़त दे रहा है परवाज़ों की, उसकी फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल करने की, और इंडिया तो पहले ही इसराइल जाने के लिए सऊदी फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल कर रहा है। अब सूरत हाल ये है कि सऊदी अरेबिया खुद को मुस्लिम और अरब वर्ल्ड में बतौर लीडर देखना चाहता है, लेकिन मसला ये है कि सऊदी अरेबिया अमेरिका की मर्ज़ी के बगैर तो कुछ कर नहीं सकता। आपको याद होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी बादशाह के बारे में क्या कहा था कि ट्रंप ने कहा था हम सऊदी अरब को प्रोटेक्ट कर रहे हैं और बादशाह सलमान को मुखातिब करते कहा था कि हम आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं और अगर आप हमारी यानी अमेरिका की सपोर्ट ना हो आपको तो आप सऊदी बादशाह 2 हफ्ते भी नहीं पूरे निकाल सकते। लेकिन अगर अमेरिका और सऊदी अरेबिया बाकी फ़लस्तीन के मसले का हल चाहते हैं तो इससे तो अच्छा मौका शायद ना मिल सके। उसकी एक वजह तो यह है कि नेतन्याहू की सियासत भी डोल रही है और कई हफ्तों से उनके खिलाफ एहतजाज जारी है और यूएई से इसराइल के मुआहदे से भी इनकी अवाम को ज़्यादा खुश तो दिखाई नहीं देती और डोनाल्ड ट्रंप भी इससे कुछ ज़्यादा चाहते हैं। इस सूरत हाल में देखना यह है कि सऊदी अरेबिया और अरब इमारात क्या वाकई अमेरिका और इसराइल के साथ कोई ऐसी डील कर सकते हैं कि जो फ़लस्तीन के ज़्यादा मफाद में हो और वाकई एक खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत वजूद में आ सके। लेकिन मसला ये है कि इसराइल में भी दोगली पॉलिसी है। एक तरफ जहाँ इसराइल अमन मुआहदे कर रहा है, दूसरी तरफ फ़लस्तीन में बमबारी भी कर रहा है और दूसरी तरफ टर्की भी उम्मत मुस्लिमा का लीडर बनने के ख्वाब देख रहा है। टर्क प्रेसिडेंट तैयब एर्दोगान ने इस हवाले से मीडिया की ताकत को भरपूर तरीके से इस्तेमाल किया। सल्तनत उस्मानिया के हवाले से तुर्की ड्रामे दुनिया भर में मकबूल हो रहे हैं और तुर्की ड्रामा अर्तुगल टर्की से ज़्यादा तो पाकिस्तान और इंडिया में मकबूलियत हो रही है उसकी। और हाल ही में ग्रेटर टर्की का नक्शा भी सामने आया है, इसका जिक्र तो मैंने पहले भी एक वीडियो में किया था। यह नक्शा इस वक्त सामने आया है जब मशरकी बहर रोम में तेल और गैस की तलाश के तनाज़े पर टर्की और यूनान के माबैन कशीदगी अरूज पे है। नक्शे में बशमूल शुमाली यूनान से मशरकी जजीरों बल्गेरिया, निस्फ कब्रस, बेशतर आर्मीनिया और जॉर्जिया, इराक और शाम के बेशतर इलाकों में फैले वसी इलाके नज़र आते हैं।
اس کے بعد کم از کم سوشل میڈیا پہ طوفان کھڑا ہو گیا. اور اگر دیکھا جائے تو ٹرکی خطے میں بہت ایکٹیو ہے, بہت زیادہ ایکٹیو ہے, اور مشرقی بحر روم کے ساتھ ساتھ شام, عراق اور لیبیا میں بھی ٹرکی کی کارروائیاں جاری ہیں. اور اس میں کوئی حیرت کی بات نہیں ہے کہ ٹرکی کی فوجی مداخلت ان تمام ممالک میں ہو رہی ہے جو نہ صرف دور عثمانیہ میں ایک ساتھ رہے بلکہ تمام علاقے توانائی سے مالا مال ہیں. لیکن ٹرکی اور یونان کے درمیان تنازع میں اب چونکہ فرانس بھی کود پڑا ہے تو صورتحال ذرا سنگین ہوتی جا رہی ہے. ٹرکی کی مسلح فوج نے ترک جمہوریہ شمالی قبرص میں میڈیٹرینین سٹورم کے نام سے مشقیں شروع کر دی ہیں, اور دوسری طرف فرانس نے ٹرکی پہ پابندیاں عائد کرنے کی دھمکی دے دی ہے. وہ آپ جانتے ہیں گزشتہ مہینے ٹرکی نے قبرص اور یونان کے جزیروں کے درمیان متنازع پانیوں میں تیل اور گیس کے ذخائر تلاش کرنے کے لیے ایک تحقیقی اور ایک جنگی جہاز بھیجا تھا, جس پہ یونان نے فوجیں الرٹ کر دی. فرانس نے بھی اپنا بحری بیڑا یونان کی مدد کے لیے بھیجنے کا پیغام دے دیا. اس کے علاوہ ترک اور یونانی فریگیٹس میں تصادم بھی ہو چکا ہے. دونوں ہمسایہ ممالک 70 کی دہائی کے بعد سے اب تک 3 بار جنگ کے دہانے پہ پہنچ چکے ہیں. لیکن ٹرکی اور گریس کے تعلقات میں حالیہ بحران انتہائی سنگین ہے, اور ماہرین کے مطابق دونوں ممالک میں جنگ ہونے کا بہت زیادہ خطرہ ہے. ٹرک پریزیڈنٹ طیب اردگان نے ہفتے کے روز یونان کو خبردار کرتے ہوئے کہا یا تو وہ سیاست اور ڈپلومیسی کی زبان کو سمجھے یا میدان میں تلخ ترجمات کے ذریعے انہیں سمجھ آ جائے گی. فرانس نے کہا کہ گریس قبرص کے ساتھ ٹرکی کا بڑھتا ہوا تنازع اس مہینے کی یورپی کونسل کے اجلاس میں مرکزی موضوع ہوگا, جبکہ انقرہ کے خلاف پابندیوں پہ غور کیا جائے گا. اب سوال یہ ہے کہ فرانس یورپی ممالک کو ٹرکی کے خلاف پابندیوں پہ قائل کر پائے گا کہ نہیں, اور اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر ٹرکی کے پاس کیا آپشنز ہوں گے. تو ٹرکی کا حال بھی ایران جیسا تو نہیں ہوگا جو ایک طویل عرصے تک امریکہ اور مغرب کی پابندیوں کا شکار تھا, جس سے ایران کو زبردست معاشی نقصانات برداشت کرنا پڑے. طیب اردگان اگرچہ اپنی خارجہ پالیسی میں بہت ایکٹیو ہے, لیکن سوال یہ کہ ٹرکی کی معیشت اس قدر مضبوط ہے کہ کوئی بڑا ایڈونچر کر سکے, کیونکہ ٹرکی پہلی لیبیا سمیت کئی محاذوں پہ ایک سرگرم ہے, مگر وہاں بھی اسے قطر کی طرف سے کافی مالی سپورٹ حاصل ہے. قطر جو ہے وہ ٹرکی کو آگے کر کے پورے مڈل ایسٹ میں ایک اپ ایول کریٹ کر رہا ہے. اگرچہ طیب اردگان نے اگست میں کہا تھا کہ ٹرکی نے اپنی تاریخ کے سب سے بڑی قدرتی گیس کے ذخائر دریافت کیے ہیں, اور کہا گیس کا یہ ذخیرہ 320 ارب مربع میٹر ہے, اور اس سے طیب اردگان کو کافی امیدیں وابستہ ہے. ٹرکی علاقے کی ایک بڑی طاقت بننا چاہتا ہے. اسے امید ہے کہ قدرتی گیس کے نئے ذخائر کی دریافت اسے اپنے حریف ممالک کے مقابلے میں مستحکم کریں گے. اور ٹرکی کے صدر نے دعویٰ کیا 2023 تک گیس کے ذخیرے کا استعمال شروع کرنا ان کا ہدف ہے, اور 2023 میں ہی ٹرکی کو ایک جمہوریہ بنائے جانے کی 100ویں سالگرہ بھی ہے. لیکن سوال یہ ہے کیا یہ ذخائر ٹرکی کی معیشت کو مضبوط کر سکیں گے یا نہیں. تو اس حوالے سے کچھ ماہرین کا تو خیال ہے کہ 320 ارب کیوبک میٹر گیس سے کوئی امیر نہیں ہوتا, اور اس دریافت کو آئندہ انتخابات کے ساتھ بھی جوڑا جا رہا ہے. خطے میں تیزی سے تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں. ایک طرف چائنا اور انڈیا کا سرحدی تنازع ہے جو ابھی تک حل طلب ہے, دوسری طرف امریکہ اور چائنا کے درمیان تجارتی جنگ عروج پہ ہے, اور دونوں ممالک ساؤتھ چائنا سی میں ایک دوسرے پر نظر رکھے ہیں, اور ٹرکی اور گریس کے درمیان تنازع میں اب شدت آتی جا رہی ہے. اور اس صورتحال میں کوئی ایک چنگاری کسی بڑی آگ کا ہوا دے سکتی ہے. دیکھتے ہیں بین الاقوامی سیاست آنے والے دنوں میں کیا کروٹ لیتی ہے. یہ جاننے کے لیے آپ دیکھتے رہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل, اور پلیز اس کو سبسکرائب ضرور کریں, بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ مزید اپڈیٹس آپ تک وقت پہ ملتی رہیں. Until the next time, Allah.